पूर्णमदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक ही घर में दो दो चूल्हे, ऊपर से ये जात पात और छुआछूत का ढकोसला। एक सम्भ्रात ब्राह्मो परिवार ने छुआछूत मानने वाली एक मूर्ति पूजक को आश्रय दिया है। क्या आप यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे अपनी बेटियों को समाज का अनादर करने देंगे? पानू बाबू आपके इंतजार में बैठे हैं। मैं शादी के लिए तैयार नहीं। देखिए, आप अपना हक मत छोड़िए। लेकिन परेश बाबू, इतने दिनों के बाद आज सुचरिता कह रही है कि विवाह में उसकी मंजूरी नहीं है। इतनी बड़ी और इतनी अहम बात को लेकर इतने दिन तक खिलवाड़ करना, ये क्या उचित है? और इस शर्मनाक बात के लिए क्या आप भी जिम्मेदार नहीं हैं? आखिर ब्रह्मो समाज के सामने भी तो हम लोग जवाब दिए हैं। क्या कहोगी समाज में तुम, या फिर मैं ही क्या कहूंगा? जहां तक मेरा सवाल है पानू बाबू, मैं कुछ नहीं कहूंगी। हाँ, आप कहना चाहे तो कुछ भी कह दीजिएगा। कह दीजिएगा सुचरिता की उम्र कम है, अकल नहीं है, मन चंचल है, कुछ भी कह दीजिएगा। लेकिन मेरी आपसे इस बारे में बातचीत खत्म हो चुकी है। राधा, तुम्हारा रहना यहां जरूरी नहीं, तुम जाओ। सुचरिता ने बगैर अपने मन को समझाए बिना ब्याह की मंजूरी दे दी थी। यह शक मेरे मन में कई दिनों से है। इसीलिए समाज के लोगों के सामने आपका विवाह का आग्रह मैं स्वीकार नहीं कर सका। परेश बाबू, सुचरिता ने तब अपने मन को ठीक समझकर हाँ की थी, लेकिन अब बिना समझे ना कह रही है। ऐसा शक आपको नहीं होता? दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन शक की हालत में ब्याह नहीं हो सकता। तो क्या आप उसे कोई नेक सलाह नहीं देंगे? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उसे गलत सलाह नहीं दूंगा। अगर ऐसा होता तो सुचरिता की यह हालत कभी ना होती। आपके परिवार में जैसी जैसी बातें होने लगी हैं, ये केवल आपकी लापरवाही का नतीजा है। ये बात मैं आपके मुंह पे कह देता हूं। आप ठीक कहते हैं। अपने परिवार की अच्छाई बुराई की जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा तो और कौन लेगा? परेश बाबू, ये मैं कह देता हूं आपको, इसके लिए आपको पछताना पड़ेगा। पछतावा तो ईश्वर की दया है, और पानु बाबू मैं तो कसूर करने से ही डरता हूं, पछतावे से नहीं।
लो बेटा। देखिए, आप जितने दिन यहाँ रहना चाहें रह सकती हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से रखूंगी, लेकिन एक बात मैं आपको साफ साफ कह देती हूँ, आपके उन ठाकुर जी को यहाँ नहीं रखा जा सकता। मुझे तीर्थ पर जाना है। तुम में से कोई मुझे ले जा सकते हो? बिल्कुल ले जाऊंगा मौसी जी, लेकिन उसकी तैयारी में 2-4 दिन लग जाएंगे। तब तक आप चलकर मेरी माँ के पास रहिए। तुम्हारी माँ? नहीं नहीं बेटा, तुम मुझे अच्छी तरह से नहीं जानते। मेरा बोझ बहुत बड़ा बोझ है। ना जाने ईश्वर ने मेरे सर पर क्या लाद दिया, मुझे कोई नहीं संभाल सकता। जब मेरे ससुराल वाले ने भी मुझे नहीं संभाल पाए, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। नहीं नहीं मौसी, ये सब कहने से नहीं चलेगा। आप मेरी माँ की तुलना किसी से नहीं कर सकती। जो स्वयं अपने जीवन का भार ईश्वर को सौंप चुके हों, उनको दूसरों का भार लेने में कोई कष्ट नहीं होता। जैसे मेरी माँ, या जैसे आपने परेश बाबू को देखा। एक बार आप मेरा तीर्थ देख लीजिए, फिर मैं आपके साथ चलूँगा। पर तुम्हारी माँ को एक बार खबर कर देते तो? हमारे पहुँचते उनको खबर हो जाएगी, और वही पक्की खबर होगी। फिर कल सुबह चले? कल सुबह क्यों, आज रात को चलते हैं। आज? विनय, आपको माँ ने नीचे बुलाया है, पूजा का समय हो गया। अभी तो मैं मौसी से बात कर रहा हूँ, बाद में मिल लूँगा। अरे विनय नहीं, तुम जाओ जाओ, उधर जाओ, हम लोग बाद में बात करेंगे ना। जाओ जाओ। हाँ विनय, आपका चलना हम सबके लिए ठीक होगा। जाओ विनय, जीती रहो। आता है। एक काम कर बेटा, ये जरा अंदर ले जाना, और हाँ, रामदीन काका को बोलना खाना टेबल पे लगा दे। माँ, बाबा को भी बता दो कि खाना लग गया है। हाँ हाँ बिल्कुल बता दे। जी ठीक है। विनय बाबू, आप जरा रुक के जाइए ना, खाना लगने वाला है, खा के जाइएगा। जी नहीं, आज मुझे भूख नहीं है। हाँ भाई, भूख का क्या कसूर, आप तो ऊपर से ही खा पी के आ रहे हैं। हाँ, लालची लोगों के साथ ऐसा ही होता है। जो सामने है उसके लालच में आगे मिलने वाले लाभ को खो बैठते हैं। लगता है आप फिर ऊपर ही जा रहे हैं। हाँ। विनय? अरे दीदी, हाँ? आप जरा मौसी के कमरे में आओ ना, कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा, लेकिन मुझे थोड़ा समय लगेगा, कुछ काम है, निपटा के आती हूँ। ठीक है, जल्दी आइएगा। ठीक है। ये लो। क्या हो रहा है ये? मौसी के इस घर में रहने से सभी को दिक्कत है। मैं उन्हें माँ के पास ले जा रहा हूँ। मैं वहीं से तीर्थ जाने के लिए सोच रही हूँ। और वैसे बेटी, मेरा किसी के घर में यूं ही रहना अच्छी बात नहीं है ना। और मुझे कोई हमेशा के लिए रखेगा भी क्यों भला? मौसी, कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो मौसी, आज तुम कहीं नहीं जा सकती, सब कुछ कल ही तय होगा। बिना बाबा से बात किए आप लोग ये करने की सोच भी कैसे सकते हैं? मौसी, ये बहुत ज्यादती होगी। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, पता नहीं दिमाग में क्यों नहीं आई।
परेश बाबू को बिना बताए नहीं जा सकते। ठीक है। राधा। जी बाबा, आप सोई नहीं? तुम अपनी मासी के बारे में बात करने आई हो ना? जी, पर आप अभी सो जाइए बाबा, कल सुबह बात हो जाएगी। नहीं, अभी कर सकते हैं, बैठो। बेटा, मुझसे कुछ छिपा नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी मासी यहां बहुत तकलीफ में है। राधा, दरअसल मैं अंदाजा नहीं लगा पाया था कि तुम्हारी मासी का रहन सहन और धर्म विश्वास ललिता की मां के धर्म विश्वास को इतनी गहरी ठेस पहुंचाएगा। अब तुम्हारी मासी के यहां रहने से उनकी तकलीफ और वरोधा का गुस्सा दोनों बढ़ेंगे। बाबा, मौसी तो जाने के लिए तैयार बैठी हैं। मुझे इस बात का एहसास था, इसलिए ये बात कई दिनों से मेरे मन में थी। वैसे मैंने उनके लिए एक घर ठीक भी कर रखा है। पर बाबा। यही ना कि वो किराया नहीं दे पाएंगी। जी। पर वो क्यों किराया देंगी? किराया तो तुम दोगी। मैं? मतलब अपने घर में रहने का। मतलब बाबा? शायद तुम्हें पता नहीं है कि कलकत्ते में तुम्हारे 2 मकान हैं, एक सतीश का और एक तुम्हारा। तुम्हारे पिताजी ने अपने अंतिम समय में मुझे कुछ पैसे दिए थे, उसके सूद से मैंने 2 घर खरीदे थे। अरसे से उसमें किराएदार रह रहे थे, अभी हाल ही में ही खाली करके गए हैं। उस जगह तुम्हारी मासी रहेंगी तो अच्छा रहेगा। लेकिन बाबा, मौसी अकेले कैसे रहेंगी? मैं जानता हूं बेटा, तुम उन्हें इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ोगी, क्योंकि तुम्हारे और सतीश के अलावा उनका कोई है भी नहीं। अगर तुम भी उनके साथ रहो तो अच्छा है। वैसे भी ये घर हमारे घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं, अपने घर के बरामदे से साफ दिखता है। ये जो अपने घर के बगल से गली गई है ना, उसमें 2-4 मकान छोड़ के ही तुम्हारा नया घर है। और तुम, सतीश और तुम्हारी मासी सुरक्षित रहेंगे, और मैं आता जाता रहूंगा। और राधा, मैं कल सुबह तुम्हारी मासी को तुम्हारा नया घर दिखा दूंगा। जी। बेटा, बहुत रात हो गई है, अब जाके सो जाओ। आप नहीं सोएंगे बाबा? नहीं बेटा, अभी मुझे कुछ पढ़ना है, और ये यहीं छोड़ जाओ। ठीक है। ওগো সব দিয়ে যার সব কেড়েছো, সব দিয়ে যার সব কেড়েছো, বলি তার যে প্রাণে সয় না। তোমার দিল কি দয়া হয় না রে খোদা, দিল কি দয়া হয় না। ও তোমার দিল কি দয়া হয় না খোদা, তোমার দিল কি দয়া হয় না। খেলা ঘরে বাঁধিলে তবে কেন বা ঘরে। मौसी जी, माँ ही थी आपको लेने के लिए, लेकिन आपका तो अपना घर है। मैं तो ये जानता ही नहीं था। कहाँ है माँ? वो बैठी हैं सतीश की माँ के पास। अरे बेटा, वो मेरा घर नहीं है, वो तो राधा रानी का घर है। मुझे भी पता नहीं था। मैंने सोचा था कि किसी के तो कुछ काम आऊँगा, पर वो भी रह गया। आज तक माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया, सब कुछ उन्होंने ही किया। आपके लिए भी कुछ नहीं कर पाया। आइए ना। चलो। मेरी किस्मत में सिर्फ लेना ही लेना लिखा है, देना नहीं लिखा। हमेशा आप लोगों की बात करते हैं। अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बिल्कुल ठीक हूँ। ये बिनोय तो
हर समय आपके बारे में बात करता रहता है। बिनोय का बचपन से ही ये रोग है, जिस चीज को पकड़ लेता है ना उसे छोड़ता नहीं। पर चिंता मत करो, मौसी की बारी भी जल्दी आने वाली है। हमारा बिनोय किसी चीज की कमी हो तो उसे खोज ही निकालता है, और जब मिल जाता है तो जान से प्यार करता है। बेटी, तुम लोग का ये कितना सम्मान करता है ये मैं तुम्हें कह नहीं सकती। क्या बताऊं, जब से तुम लोगों से इसका परिचय हुआ है मैं बहुत खुश हूँ, बहुत उपकार हुआ है। बिनोय बाबू, आप कब आए? अभी आया। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? तो तुम सतीश हो ना, हमारे बिनोय के दोस्त? हाँ। और मैं बिनोय की माँ हूँ। सतीश, प्रणाम करो। खुश रहो बेटा, युग युग जियो। आपके लिए कुछ नाश्ते का इंतजाम करो? नहीं नहीं, अभी रहने दीजिए। मैं खान पान के मामले में कोई छुआछूत नहीं मानती हूँ। पूरा आ जाए फिर करेंगे। लेकिन दीदी, तुम्हारे पति तो कट्टर हिंदू है। जब मैं समाज को सबसे बड़ा समझती थी तो समाज को मानकर ही चलती थी, लेकिन अचानक ईश्वर मेरे घर प्रकट हुए और उन्होंने मुझे समाज को मानने नहीं दिया। मुझसे मेरी जात छीन ली, तो फिर किस बात का डर? तुम्हारे पति नाराज नहीं होते? बहुत नाराज होते हैं। और तुम्हारे बेटे? मेरे बेटे भी खुश नहीं हैं, लेकिन उनके खुश होने से क्या होगा? बहन, मेरी ये बातें किसी के समझ में नहीं आ सकती। जो सब जानते हैं बस वही समझते हैं। बाबा, बाबा, ये याद है आपको? ढाका में रहते हुए बनाई थी। सुचरिता, नमस्ते पांडु बाबू। इतने दिनों तक तुम जिस सच के आश्रय में थी, आज उससे बिछड़ने जा रही हो, और ये हमारे लिए मातम का दिन है। देखिए पांडु बाबू, कौन पिछड़ रहा है और कौन बढ़ रहा है ये तो अंतर्यामी जानते हैं। हम लोग नासमझी में कुछ फैसले करके व्यर्थ में बेचैन होते हैं। तो आपको भविष्य की कोई चिंता नहीं, और जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में कोई पछतावा है आपको? देखिए, ख्याली चिंता को मैं अपने मन में कोई जगह नहीं देता, और जब कोई गलती हुई नहीं है तो पछतावा किस कारण से? जो ललिता विनय बाबू के साथ अकेली स्टीमर में चली है, भी क्या ख्याली है? देखिए पांडु बाबू, आप जिस भी कारण से अभी उत्तेजित हो, लेकिन इस समय आपसे बातचीत करना आपके प्रति अन्याय होगा। आप मेरी चिंता ना करें। मैंने कुछ भी उत्तेजना के झोंक में नहीं कहा, और जो कुछ भी कहा है उसके बारे में अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है मुझे। और ये सब कुछ मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ब्रह्मो समाज की तरफ से कह रहा हूं। ना कहना अन्याय होता इसलिए कह रहा हूं। अगर आप अंधे ना होते ना, तो ललिता वाली घटना के बाद आप समझ सकते थे कि आपका पूरा परिवार ब्रह्मो समाज की लांगर को तोड़कर बह जाने वाला है। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरे ब्रह्मो समाज के लिए अपमान की बात है। देखिए पांडु बाबू, निंदा बाहर से बैठकर की जाती है, लेकिन निर्णय लेने के लिए भीतर बैठना पड़ता है, और सिर्फ घटना हो जाने से उसका दोष निर्धारित नहीं किया जा सकता। कोई भी घटना अपने आप नहीं घटती। आप लोग जो भीतर के हैं, आपकी भी जवाबदारी बनती है। आप ऐसे ऐसे लोगों को अपना आत्मीय बनाकर परिवार में खींच रहे हैं जो आपके पूरे परिवार को ही आपके आत्मीय समाज से दूर लेकर के जा रहे हैं। क्या आप देख नहीं रहे हैं? देखिए, मेरा देखना आपके देखने से मेल नहीं खाता। आप ना माने, मैं सुचरिता को साक्षी बनाकर पूछता हूँ, वही सच बता देगी कि ललिता का विनय बाबू के साथ जो संबंध है वो केवल बाहरी है, क्या उसने उनके अंदर को बिल्कुल नहीं छुआ है? सुचरिता, तुम्हारे चले जाने से नहीं होगा, तुम्हें जवाब देना होगा।
बहुत गंभीर बात है। पानू बाबू, बात जितनी भी गंभीर हो, इसमें आपके दखल अंदाजी की कोई जरूरत नहीं है। दखल ना होती ना तो मैं केवल चुप ही नहीं रहता, बल्कि इसके बारे में सोचता भी नहीं। आप लोगों को परवाह नहीं हो सकती है, लेकिन जब तक आप लोग समाज में हैं, समाज आप लोगों के मामले में सोचने के लिए बाध्य है।